तो नेक्स्ट है क्वाथ कल्पना। क्वाथ कल्पना के पर्याय लिखे हैं शरत, क्वाथ, कषाय और निरहु। शरत, क्वाथ, कषाय या निरहु भी सर कहते हैं इसे। हाँ बेटा। सर ये वटी वाला एक बार पढ़ा दो, ये सारा सर मिक्स हो जाता है बार बार। मिक्स हो जाता है। ठीक है चलो जल्दी से देख लोगे। तो मैं- कल कल्पना बता देता हूँ आपको, इसी के अंदर आती है क्योंकि देखो पहले तो पर्याय लिखे हैं प्रक्षेप और अभाव, है ना। मात्रा एक तोला है, तो मात्रा चाहे कल्क हो, चाहे चूर्ण हो, चाहे वटी हो, आप सब में देख लोगे। देखो चूर्ण में देख लो, यहाँ भी एक तोला। फिर वटी पे आ जाओगे, वटी में भी मात्रा एक तोला, है ना। तो मात्रा तो अलग है ही नहीं। एक बात, कंफ्यूजन आपको कहाँ होता है मैं समझ रहा हूँ, तो उस चीज को देख लेते हैं। प्रक्षेप द्रव्य देखोगे इसके अंदर, तो आप पहले तो इन तीनों को याद कर लो कि सबसे पहले शर्करा गुड़ लिखा हुआ है, वो समान मात्रा में यूज होता है। मधु और स्नेह जो है वो दो गुना इस्तेमाल होता है, ठीक है। और द्रव जो लिक्विड है वो सबसे ज्यादा, जाहिर सी बात है पानी ज्यादा लोगे ना, जब कुछ खाओगे या पियोगे, कोई मेडिसिन ले रहे हो तो वो सबसे ज्यादा है 4 गुना। तो शर्करा गुड़ संभाग, मधु स्नेह 2 गुना, द्रव 4 गुना। तो ये बात हो गई कल कल्पना की। जब चूर्ण आएगा ना, तो बाकी सब सेम रहने वाला है, बस शर्करा जो है, ये शर्करा ये हो जाएगी 2 गुना। शर्करा जो है ये 2 गुना हो जाएगी, बाकी सब सेम है। गुड़ के आगे लिखा होगा संभाग, देख लो आप नीचे लिखा हुआ है। तो गुड़ में लिखा है संभाग। फिर देखो मधु स्नेह, तो यहाँ भी लिखा है 2 गुना। और द्रव 4 गुना, ठीक है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्लियर। इसी तरह जब आप आगे जाओगे, यानी अगली वटी कल्पना की बात करोगे, तो वहां प्रक्षेप द्रव्यों में क्या हो जाएगा कि ऊपर वाली जो दो चीजें हैं आपके, यानी शर्करा और गुड़, यहाँ जो लिखे हुए हैं ये शर्करा और गुड़, इनमें क्या हो जाएगा, इनको हम 2 से गुणा कर देंगे मान लो। तो शर्करा 2 गुना था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गुना। छोटा कर देता हूँ पेज को, एक साथ दिखाई देगा आपको। देख लो, शर्करा 2 गुना था, यहाँ 4 गुना हो गया। गुड़ संभाग था, तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा। और नीचे वाली जो दो चीजें हैं उनको हमने कहा कि 2 से हमने उनको डिवाइड कर दिया। तो मधु स्नेह जो है वो संभाग हो गया, देख लो। मतलब मधु स्नेह नहीं, यहाँ गुगलू है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी द्रव जो 4 गुना था वो 2 गुना रह गया। और कुछ जानना है बेटा, बस यही जानना चाह रहे थे। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ जी सर, वटी वाला सर ये ना ऊपर नीचे हो जाती है तो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है कोई बात नहीं, देखो इसमें एक ही तरीका होता है, रटने की चीजें हैं, है ना। समझने का तो है नहीं भाई, सीधी बात है, रटने वाली चीज है। तो इनमें थोड़ा समय देना पड़ता है, तो आप रिवीजन में थोड़ा ले आओ इसको। जो चीज भूलते हो ना, अपने एक साइड में डायरी मेंटेन कर लो सभी लोग। तो उसमें वो चीजें लिख लिया करो कि आज कुछ पढ़ा, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये चीज मुझे कंफ्यूज करेगी बार बार। तो उसको नोट डाउन कर लिया कि भाई ये चीज मेरे रिवीजन में होनी चाहिए। तो अपना रिवीजन में कुछ टाइम फिक्स कर दो कि भाई दिन में 1 घंटा हम लोग रिवीजन को देंगे, तो उस रिवीजन में वो चीज आ जानी चाहिए। ठीक है, जब बढ़ता जाएगा सिलेबस, तो फिर ऐसा हो जाना चाहिए कि 3 दिन का रिवीजन एक साथ तय होना चाहिए, 3 दिन में ये चीज एक बार आ जानी चाहिए रिवीजन के अंदर। ठीक है ना। आगे देखिए, क्वाथ कल्पना की बात कर रहे थे। तो शरत, क्वाथ, कषाय और निरहु, ये सारे पर्याय हैं। क्वाथ बनाते कैसे हैं कि 16 गुना आपने लिक्विड लिया और उसको बॉईल करके 1/8 भाग वापस बचा लिया, तो ये आपको क्वाथ बन गया। तो ये तो जनरल सिद्धांत है क्वाथ का। लेकिन फिर इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि मृदु द्रव्यों में ये रेशियो 1:4 का होता है। ठीक है, 4 गुना चल लेते हैं। जो मध्यम टाइप के द्रव्य हैं उनमें 8 गुना चल लेते हैं। और जो कठिन द्रव्य हैं उनके लिए है जनरल वाला रूल, जो है 1:16 वाला। मतलब क्या है मृदु मध्य कठिन का, कि कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं आसानी से उनका उनका जो एक्सट्रैक्ट है ना वो निकल के आ जाता है, थोड़ा सा बॉईल किया आपने और वो अपना वो एक्सट्रैक्ट छोड़ देते हैं, तो वो हो गए मृदु द्रव्य। कुछ में ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा टाइम बॉईल करना पड़ता है, तो वो हो गए मध्यम वाले। और कठिन द्रव्य, तो जिनमें बहुत मुश्किल से एक्सट्रैक्ट निकलता है। क्लियर। तो 4, 8, 16 का रेशियो है, ये याद रखोगे, मृदु मध्यम और कठिन द्रव्य। दूसरा, इन्होंने द्रव्यों की मात्रा के आधार पर भी कह दिया कि जिस द्रव्य का क्वाथ बनाना है उसकी मात्रा कितनी है, उसके हिसाब से जल लेने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर मात्रा कम है, जैसे कर्श से पल तक, तो जल लेना है आपको 16 गुना। मात्रा थोड़ी और बढ़ जाए, पल से लेके कुड़व तक, तो जल 8 गुना। और बढ़ गई कुड़व से लेके खारी तक, तो जल 4 गुना। ठीक है। तो याद रखना, द्रव्य जितना कठिन होगा, जिसका क्वाथ निकालना मुश्किल होगा, समझ में आ रहा होगा ना, उसको ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, तो ज्यादा पानी लेना पड़ेगा, पानी जल जाएगा वरना सारा। ठीक है। तो वहां तो है मृदु के लिए 4 गुना, मतलब 4, 8, 16 इस तरह करके, समझ गए ना, मृदु मध्यम और कठिन। लेकिन जब मात्रा की बात आएगी, तो कह रहे हैं अगर थोड़ी सी मात्रा है आपके पास, तो 16 गुना ले लो। लेकिन मात्रा बढ़ेगी तो जल की मात्रा कम कर देना, कि पल से कुड़व में 8 गुना, और बढ़ गई मात्रा कुड़व से खारी, तो 4 ही गुना है। रेशियो वही है 4, 8, 16 वाला, उस तरीके से मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है सेवनीय मात्रा 8 तोला। तो तीनों कल्पनाएं बाद वाली, तीनों की मात्रा 8 तोला ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 8 तोला सोच के देखो, किसी पेशेंट को आज के टाइम बताओगे तो बहुत ज्यादा मात्रा लगती है।
तो यादव जी क्योंकि बाद के टाइम के हैं तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा रखते हैं, तो इन्होंने मध्यम मात्रा करके बता दी, या फिर सेवनीय मात्रा भी लिख सकते हो इसको। यादव जी के अनुसार क्वाथ की मध्यम मात्रा की जनरली ये यूज करनी चाहिए, तो 4 तोला लिखी है उन्होंने कि इतनी मात्रा प्रयोग करानी चाहिए। तो प्रैक्टिकली भी आप लोग देखते होगे कि क्वाथ किसी को देते हैं तो 20-20, हम लोग कहते हैं कि 2-2 तोला, मतलब सुबह शाम के 20-20 ml ले लो उस तरह से। तो 4 तोला के लगभग हम लोग रखते भी है। नेक्स्ट आ जाओगे प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ के अंदर। तो यहाँ ना ऊपर लिख लोगे आप वात पित्त और कफ, यहाँ लिखने से रह गया, तो आप ऊपर लिख लो वात पित्त और कफ। तो समझ में आना चाहिए कि मधु यानी शहद जो मेनली इस्तेमाल करते हैं हम लोग कफज रोगों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कफज रोगों में उसकी मात्रा ज्यादा होगी। इसी तरह शर्करा जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग वातिक रोगों में इस्तेमाल करते हैं मेनली, है ना, कफ तो बढ़ेगा मीठी चीजों से, तो उसमें कम रखते हैं मात्रा। तो वैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, रेशियो वही वाला अपना 4:8:16, जो क्वाथ के लिए अभी यूज किया था हम लोगों ने। तो शर्करा 1/4, 1/8, 1/16, वात पित्त कफ में क्रमशः, और मधु 1/16, 1/8, 1/4। समझ आ रहा है कि कफ के नीचे मधु देखो 1/4 भाग है, सबसे ज्यादा मात्रा मतलब यहाँ ली मधु की हमने। सेम चीज शर्करा देखोगे आप, तो 1/4 मात्रा वात दोष के अंदर ली है, तो सबसे ज्यादा मात्रा वहां है, और कफ के अंदर सबसे कम है 1/16। सेम मधु की बात है कि मधु क्या करता है, वात को बढ़ाता है, कल हम लोगों ने बात की थी, है ना, तो वात में कम मात्रा ले रहे हैं इसलिए 1/16 भाग ले रहे हैं। क्लियर? तो लॉजिकल है, निकल जाना चाहिए। आगे देखें, कुछ और द्रव्य बता दिए, तो उनको हम दो तरीके से याद रखेंगे कि अगर आप क्वाथ के अंदर ठोस द्रव्य डाल रहे हो मतलब उनका कितना प्रक्षेप लोगे, या फिर अगर आप लिक्विड द्रव्य ले रहे हो तो उनका कितना अमाउंट लोगे। तो ऊपर जो आप देख रहे हो ना, क्वाथ में जीरा, गुगलू, क्षार, लवण, शिलाजीत, हिंगू, त्रिकटु या अन्य कोई द्रव्य ले रहे हो इस तरह का, तो ये सब हो गए ठोस वाले हमारे द्रव्य मतलब। ठीक है, तो इनकी मात्रा कह रहे हैं एक शाण। एक शाण बराबर होता है 1/4 तोला के, 1/4 तोला, इतनी मात्रा लेनी है। लेकिन अगर लिक्विड वाली चीजें ले रहे हो जैसे शीर हुआ, गुड़ है, घृत, तेल, मूत्र, ठीक है, तो इसमें गुड़ अकेला ठोस है, ये भी ध्यान रखना, अपवाद की तरह है बीच में, बाकी सारे लिक्विड है, बस बीच में गुड़ लिखा हुआ है, कि गुड़ जमने के बाद ठोस जैसा हो जाता है ना, वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है ओरिजिनली जब बनाते हैं उसको। तो इनकी मात्रा जो है लिक्विड वालों की वो 1 तोला है। ठीक। तो ठोस द्रव्य अगर डाल रहे हो प्रक्षेप के रूप में तो 1/4 तोला है, जिसको एक शाण भी कहते हैं। और अगर लिक्विड वाले द्रव्य यूज कर रहे हो विद गुड़, तो इनकी मात्रा 1 तोला है, यानी कि 4 गुना हो जाएगी लिक्विड वाले द्रव्यों की मात्रा। प्रमथ्या और क्वाथ में डिफरेंस बता रहे हैं कि प्रमथ्या जब बनाई जाती है, वैसे तो क्वाथ कल्पना में रखते हैं उसको भी क्योंकि गर्म किया जाता है, तो प्रमथ्या में द्रव्यों का कल्क लिया जाता है, ये ध्यान रखना, पेस्ट लिया जाता है। और क्वाथ जब बनाते हो तो द्रव्यों का चूर्ण लेते हो, है ना, उसका फिर आप काढ़ा तैयार करते हो। तो क्वाथ में द्रव्यों का चूर्ण लिया जाता है और प्रमथ्या बनाने में द्रव्यों का कल्क लिया जाता है, बाकी बॉयल उसको भी करता है। आचार्य हारित ने 7 प्रकार के क्वाथ बताए और 6 प्रकार के भी क्वाथ बताए, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, टाइप देख लो एक बार। पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन, शोषण। कह रहे हैं हारित ने 6 प्रकार के भी बताए, तो उन 6 में कह रहे हैं शोधन वाला जो है ये नहीं है, तो 7 और 6 दोनों बताए हैं हारित ने नंबर क्वाथ के। यहां देख रहे हो, तो श्रितम शीतम पुनः तप्तम तत्सर्वे विश्वत भवेत। तो कह रहे हैं कि क्वाथ को कभी भी एक बार गर्म करके ठंडा कर लिया आपने, ठीक है, तो दोबारा से गर्म नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना कि सुबह काढ़ा बनाया था या चलो दोबारा गर्म करके पी लेते हैं, तो नहीं करना है। कह रहे हैं ऐसा करने से वो क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं आप इधाने मुखे पात्र, कि कभी भी जब क्वाथ तैयार करो आप, तो उसको ढकोगे नहीं ऊपर से, है ना, लिड का यूज नहीं करना है, कि अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, वो दुर्जरता यानी डाइजेस्ट होने में हैवी हो जाएगा। तो जब क्वाथ तैयार करते हो तो ढकना नहीं है उसको, ओपन करके उसको काढ़ा बनाना है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे, दोबारा गर्म नहीं करना और उसके ऊपर लिड नहीं लगाना है। यहाँ पे एक और श्लोक देख पा रहे हो, ये उष्णोदक का है, यानी उष्ण जल के क्या गुण होते हैं वो लिखे हुए हैं। तो उष्ण जल कफ मेदो अनिल आमग्नम दीपनम बस्ति शोधनम। कफ को, मेद को, अनिल को यानी वायु को दूर करता है, आम को हरने वाला है। बस्ति शोधन है, बहुत जरूरी बात है, बस्ति शोधक होता है, याद रखना। ठीक है। बाकी जो नारिकेल मैंने आपको पढ़ाया है, सूत्र स्थान में बात चल रही थी ना कि भल्लातक के उपद्रव हो जाते हैं उनकी शांति के लिए नारिकेल जल का प्रयोग करते हैं, तो वो नारिकेल जल भी बस्ति शोधन का काम करता है, चाहो तो लिख लो यहाँ पे। ठीक है। श्वास काश ज्वर हरम, किसी को खांसी हो जाए ना, श्वास रोग हो, तो वहां भी कहते हैं उष्ण जल का प्रयोग करो। तो कह रहे हैं उन सारी कंडीशन में उष्ण जल पथ्य है। पहली लाइन ध्यान से देख लेना, रख के पूछ लेता है किसका श्लोक है, त्रिकटु का है, क्योंकि त्रिकटु के भी लगभग ऐसी गुण धर्म है आप देखोगे तो।
ठीक है, लेकिन बस्ती शोधन देख के आप पहचान लेना कि ये उष्ण जल का गुण है। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ वो सारे रेशियो लिखे हुए हैं जो पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हो ना, आपको याद है। तो अब बोलने की कोशिश करना मेरे साथ, भले ही माइक ऑन मत करना, लेकिन ना अपना लिपसिंग करना, बोलना, मतलब मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे सब पता चलता रहेगा आपको याद है। तो प्रमथ्या, अपने ट्रिक जिसके साथ याद किया वो ट्रिक बोलो पूरी। प्रमथ्या में द्रव्यों का कल की यूज होता है, आप जानते हो। याद किया था हम लोगों ने, टपका, 8 बूंदे टपकी है ऐसे करके। ठीक है, तो 1:8 का रेशियो था, और 1/4 हम लोगों ने शेष बचाया इसके अंदर। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कितना वापस बचा लेना है, तो 1/4 बचाते हैं प्रमथ्या में। फिर एक लाक्षा रस लिखा है, शीला 6 या बबू खाकर क्रश हो गई। ठीक है, तो 1/6 का रेशियो है, यहाँ भी 1/4 ही बचाना है। ठीक है, लाक्षा रस को बनाते समय टोटल 21 बार छानने का निर्देश है, तो वो भी याद रखो, 21 बार उसको छानना भी है लाक्षा रस बनाते हुए। नेक्स्ट है मांस रस। तो मांस बनाओगे अगेन, उसको गर्म करोगे। बात समझ रहे हो, यहाँ क्वाथ कल्पना में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जिनका जिनको बॉईल किया जा रहा है, टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो वो सबका अंतर्भाव क्वाथ कल्पना में हो जाता है। तो मांस रस कहने 3 तरह से बना सकते हो। कई लोग तो बिल्कुल पतला बनाते हैं, घर में ज्यादा गेस्ट आ गए तो क्या करोगे, तो पानी ज्यादा मिला देते हैं। कुछ लोग बिल्कुल घन बनाते हैं कि बहुत कम पानी डालते हैं, कुछ लोग मीडियम टाइप का बनाते हैं, तो तीनों में रेशियो दे दिया। तो घन बनाना है तो 1:2 के रेशियो में, यानी 2 गुना पानी डालना है सर। अगर तनु बनाना है बिल्कुल, तो 4 गुना पानी डाल दोगे, 1/4 का रेशियो है। और मध्यम टाइप का बना रहे हो तो 3:8 का रेशियो है, 3 भाग मांस है मतलब, और 8 भाग जल है उसके अंदर, तो याद रखोगे इसको भी। 1, 2, 3, 8 और 1, 4। नेक्स्ट है वेशवार। बात हो चुकी है शायद, वेशवार क्या होता है, तो निरास्थी बकरे का मांस जिसको स्नेह से और मसालों से संस्कारित कर लिया जाता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, बेबी तू मन फाड़ कर चौके मार। ट्रिक याद करते रहना तभी याद होंगी। नेक्स्ट है शीरपाक। शीरपाक 1, 8, 32 हमने देखा था, लेकिन यादव जी ने 1, 15, 15 का रेशियो बताया। बोलो क्यों करते हैं शीरपाक द्रव्यों का। हानिकारक प्रभाव को दूर करने के हानिकारक लिए। पदार्थों को तीक्ष्णता दूर कम करने, करने के लिए। ठीक है, तो विष तत्वों हानिकारक को प्रभाव दूर दूर करने करने। के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख रहे हो उष्णोदक, कि घर में डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि भाई गर्म पानी पीना है। तो गर्म पानी पीने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर दिया उसको, क्या कह रहे हैं, कम से कम उसको बॉईल करके आधा बचा लो, या 1/4 बचा लो, या 1/8 बचा लो, तब वो होता है उष्ण जल। है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्म कर लिया। तो आधा, 1/4 या 1/8 भाग बचाओगे तो वो है उष्ण जल रियल में। नेक्स्ट षडंग पानी है, या औषध सिद्ध पानी हम लोगों ने बात की थी। तो इसमें 1/64 का रेशियो होता है, तो याद ही होगा। वापस इसको भी देख लो, कम से कम आधा तो बचाना ही है, तो आधा शेष यहाँ भी रखना है, 1/2। यवागु का रेशियो याद किया था आपने, 1, 6 सुश्रुत एंड शारंगधर, 1, 16 शारंगधर। ठीक है, और 1, 10, 1, 15, 1, 20 बाय काश्यप, याद ही होगा आप लोगों को, तो वही लिखा हुआ है। काश्यप ने यवागु के 21 भेद बताए हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और ये भी कि वृहद काश्यप ने यवागु में 7 दोष बताए हैं। दोनों बातें याद रख लोगे, काश्यप यवागु के 21 भेद, और वृहद काश्यप यवागु के 7 दोष बताए हैं। नेक्स्ट चलिए, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि यवागु 3 प्रकार की होती है, मंड, पेया और विलेपी। तो इनको यवागु के टाइप बताए, मंड, पेया और विलेपी। याद रखेंगे, किसने कहा यवागु त्रिविधा, सुश्रुत ने कहा। कौन सी 3 वैरायटी है, मंड, पेया और विलेपी। अष्टांग हृदय की बात करें, उन्होंने लिखा कि मंड, पेया, विलेपी और ओदन यथा पूर्व लघु होते हैं। तो मंड, पेया, विलेपी और ओदन, कुछ लोगों को शायद याद आ रहा होगा, उन्होंने अगर पढ़ा होगा कभी, संसर्जन क्रम हम जो पढ़ते हैं, जो आपसे बात भी कर रहा था मैं, बोलो किस काम के लिए यूज होता है संसर्जन क्रम, क्या कराता है। अग्नि को अग्नि पनपने को की वृद्धि। वापस अग्नि और प्राणों की वापस रक्षा के करने के के लिए, लिए। लिए। है ना, अग्नि प्राणों और की प्राणों के रक्षा। लिए, ठीक है। तो वहां पे भी जो क्रम है ना, हमने बात की थी कि लाइट डाइट से शुरू करते हैं, धीरे धीरे सॉलिड की तरफ जाता है। तो वहां यही क्रम भी है, मंड, पेया, विलेपी और मांस रस, इस तरह ही देते हैं वहां भी। तो वो भी याद रख सकते हो, क्रम इसीलिए है वहां भी, कि पहले मंड देना है, फिर पेया देनी है, फिर विलेपी, और लास्ट में ओदन देना है, चावल यानी खाने के लिए। ठीक है, तो यथापूर्व लघु है ये कल्पना है, मंड सबसे हल्का है डाइजेस्ट होने में। मंड का रेशियो देख रहे हो, 1:14। बोलो ट्रिक क्या है हमारी, भक्त का बेबी मन तुम पेया मन में। चौकते हैं। ठीक है, भक्त का मन पेया में या करके याद किया था हमने। यही लिख रहे हैं कि आचार्य चरक ने कहा, मंडः स्यात् प्राण धारका, कि मंड जो होता है वो प्राणों को धारण करता है ना। तो मंड जो होता है उसके अंदर काफी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लोग उसमें थोड़ा नमक मिला देते हैं। तो कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे कि शोक है या इस तरह की कंडीशन, तो आप पिला दो तो काफी फायदा करता है तुरंत ही। ठीक है, तो मंडः स्यात् प्राण धारका। शारंगधर ने एक अष्टगुण मंड का प्रयोग उल्लेख किया है, ये भी याद रखना है, सवाल आ चुका है, किस आचार्य ने दिया है अष्टगुण मंड, तो शारंगधर ने दिया है। नेक्स्ट पेया है, पेया का रेशियो भी याद है आपको, वही भक्त का मन पेया में।
ठीक। विलेपी 1:4, तो बेबी तू मन फाड़ कर चौके मार। नेक्स्ट आ जाओ भक्त, तो भक्त का मन पेयम है, अगेन 1:14। दलहन है भक्त के अंदर, 1:5 बताया है, ये भी आपको याद है, दलहन 1:5 का रेशियो बताया। कृष्णा 1:6, तो शीला 6 या बाबू खाकर क्रश हो गई। यही देख लेंगे आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार क्रसरा जो होती है वो कैसी होती है, सवाल पूछ चुका है इसके ऊपर, विष्टंभी और गुरु, ये सवाल आ चुका है एग्जाम के अंदर, कि पचने में मतलब हैवी होती है क्रसरा। क्रसरा यानी खिचड़ी, तो जैसे मैंने कहा कि वो काली दाल वाली खिचड़ी जो बनती है उसको सोचोगे, या मूंग की दाल वाली नहीं सोचोगे जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। तो कृष्णा, शुक्रला, बल्या, गुरु, पित्त कफ प्रदा, पित्त और कफ को बढ़ाने वाली, अगर लॉजिकली भी सोचो ना, तो उड़द ही होता है जो कफ को भी बढ़ाता है और पित्त को भी बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, उड़द ही है जो शुक्रल भी होता है, आप पढ़ोगे आगे शुक्रल द्रव्यों के अंदर उड़द का नाम माश का, तो वैसे भी सोच सकते हो। तो गुरु, पित्त कफ प्रदा। दुर्जरा, बुद्धि विष्टंभी, मल मूत्र करी स्मृता, तो मल मूत्र को अधिक मात्रा में लाने वाला। तो उड़द मल को भी बनाता है, ध्यान आ रहा है? आपको यवागु पढ़ाई थी मैंने, वहां बताया था कि माश वाली यवागु, शाक वाली यवागु, तो कैसी थी, सारक, अधिक मात्रा में मल को लाने वाली, तो वैसे भी सोच सकते हो। क्लियर? आगे चलेंगे। यूज देख लोगे, यूज 1:16, तो याद होगा आयुष पान का कुआं, 16 साल का लड़का है ना, तो कुआत था, पानक था, यूज था। ठीक। शेष कितना बचाते हैं, 1/2 या 1/4 भाग, इसको भी वापस बचा लेना है बॉईल करने के बाद, हाफ और 1/4। प्रक्षेप द्रव्य इसमें डाले जाते हैं आधा कर्ष, ये मत याद करना 1/8, हाँ बस इतना याद करो, आधा कर्ष। प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा आधा कर्ष है इसके अंदर, यूज के अंदर। ठीक है, तो मेहनत करनी है, बस इतना है, रट लोगे तो कुछ नहीं है, अदरवाइज तो बहुत टफ है फिर। नहीं पढ़ा तो क्या तुक्का ही तो लगाना है फिर, अगर नहीं याद किया पूरी तरह। ये ऐसी चीज नहीं है बेटा कि मैंने रीडिंग लगा ली है 3 इसकी, रीडिंग नहीं, ये तो रटा हुआ होना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा, वरना तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तुक्का नहीं लगा सकते इसमें। नेक्स्ट है बेटा शीत कल्पना या हिम कल्पना, जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे शीतल जल का प्रयोग होता है शीत कल्पना के अंदर। ठीक है, रेशियो आपको याद है, शीला 6 या बाबू खाकर क्रश हो गई, तो 1:6 का रेशियो है। सेवनीय मात्रा याद है आपकी, लास्ट की तीनों कल्पनाएं 8 तोला है। प्रक्षेप द्रव्य कह रहे क्वाथ के जैसे ही हैं, तो क्वाथ में आपको याद हो जाएगा, एक वही 4, 8, 16 वाली चीजें मेन, वो याद रखोगे। नेक्स्ट है मंथ कल्पना। ठीक है, तो मंथ इसी के अंदर रखी हुई है कल्पना, शीत कल्पना के अंदर। वहां क्या रेशियो है, 1:4 का है, बेबी तू मन फाड़ कर चौके मार, याद है आपको? तो अगेन एक आपने पीछे अपवाद देखा था कि शारंगधर ने तंडुलोदक कल्पना को स्वरस कल्पना में रखा है, वो देखा था आपने? ऐसे ये भी अपवाद है, शारंगधर ने मंथ को फांट कल्पना में रख दिया है, वो नहीं कहते कि शीत कल्पना में रखो इसको, उन्होंने कहा फांट में रखेंगे, लेकिन ओरिजिनली यही रखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर शीतल जल का प्रयोग होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो और लोगों ने तो इसको मंथ कल्पना को शीत में रखा है, लेकिन शारंगधर ने कहा रख दिया इसको फांट कल्पना के अंदर, वो कह रहे हैं मंथो भी फांट भेदा। ठीक है, जबकि शीतल जल प्रयोग होने से हमने तो यहीं पर रखा है इसको, शीत कल्पना के अंदर। तो ये भी अपवाद की तरह याद रखोगे आप। कुछ उदाहरण है शारंगधर के ही, कि मसूर आदि मंथ है वो छर्दी में यूज होता है, देख लेना। धान्य खिम, इस पे कई बार क्वेश्चन कर चुका है, धान्य खिम के ऊपर स्पेशली याद रखोगे, अंतरदाह की कंडीशन में दाह हो रहा हो अंदर, तो धान्य खिम का प्रयोग अंतरदाह में। खरजूर आदि मंथ मदात्ते की कंडीशन में, खरजूर आदि मंथ इन मदात्ते। यही देख रहे हो, खरजूर आदि तर्पण होता है वो रक्तपित्त में यूज होता है, और एक खरजूर आदि घृत होता है वो राज्यक्षमा में यूज होता है। अगेन सवाल नहीं आते इनके ऊपर, लेकिन हम लोग याद कर लेते हैं। तो खरजूर आदि मंथ हम याद रखते हैं, माँ से मंथ, माँ से मदात्ते, तो मंथ जो है मदात्ते में यूज होता है। खरजूर आदि तर्पण रक्त पित्त में यूज होता है। देखो तर्पण और रक्त पित्त मतलब ता लेटर की रिपीटेड फ्रिक्वेंसी है बार बार, ऐसे याद हो जाता है। तो तर्पण इन रक्त पित्त। खरजूर आदि घृत, तो राज्यक्षमा के रोगी जो होते हैं ना बहुत लीन थीन हो जाते हैं, उसकी पहचान ही यही है कि वेट लॉस हो जाता है उनका, तो उसको पूरा करने के लिए घृत से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ब्राह्मण करने के लिए, तो घृत जो है वो राज्यक्षमा में यूज होता है। नेक्स्ट कल्पना आ जाती है फांट कल्पना, तो फांट कल्पना में उष्ण जल यूज होता है। ठीक है, और शीत कल्पना के अंदर शीत जल का यूज होता है। तो फांट कल्पना के पर्याय लिखे हैं, चूर्ण द्रव और मृदित। ये ध्यान रखोगे, चूर्ण और द्रव अलग अलग मत कर लेना, है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बाद में। तो चूर्ण द्रव एक साथ है वर्ड जो है, तो चूर्ण द्रव फांट कल्पना का पर्याय है, और मृदित भी है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि आपने उष्ण द्रव्य जो है, माफ करें, आपने उष्ण जल के अंदर द्रव्य डुबो दिया और बाद में उसको हाथ से मसलते हो ना, तो मृदित भी कहा जाता है इसको।
रेशो देख रहे हो, बेबी तू मन फाड़ कर चौके मार, 1:4 का रेशो है ना। उष्ण जल का यूज करते हैं, 8 तोला मात्रा है। और प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा क्वाथ के समान ही है। तो हमारी सारी कल्पनाएं आज पांचों की पांचों बेसिक कल्पनाएं हो गई हैं। अब इन्हीं कल्पनाओं से कुछ और कल्पनाओं का उद्भव होता है, तो उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी कल्पना जो लिखी है वो है अवलेह कल्पना। तो सवाल पूछा जाता है कि अवलेह कल्पना का अंतर्भाव किस कल्पना में हो सकता है, या फिर किस कल्पना से बनाई जाती है अवलेह कल्पना। तो श्लोक देख पा रहे हो, क्वाथ आदि पुनः पाकात, रख के पूछता है किस कल्पना के लिए कहा गया है कि क्वाथ आदि को पकाते पकाते ये कल्पना बन जाती है। तो कौन सी है? अवलेह कल्पना। ध्यान रखना, द्रव्यों का क्वाथ होता है इसमें भी। तो हिंदी लिखिए, क्वाथ आदि को पुनः घन करने की प्रक्रिया को रस क्रिया, अवलेह या फिर लेह कहते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे जैसे आप पकाते जाओगे ना, तो पहले बनेगा फाणिज जैसा, है ना, वो थोड़ा लिक्विड होता है, बिल्कुल समझ लो, थोड़ा कह लो ज्यादा कंसिस्टेंसी वाला लिक्विड, ऐसा मान लो आप। फिर और ज्यादा करते हो तो लेह की फॉर्म आ जाती है, जो मेनली हम यूज करते हैं, अवलेह बनाते हैं। और भी ज्यादा गर्म करोगे ना, तो फिर घन की फॉर्म आ जाती है, बिल्कुल वो मतलब दानेदार हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। लोग हरिद्रा खंड जैसे बना लेते हैं, आपने देखा होगा, तो दानेदार जो बना लेते हैं, तो वो घन की स्टेज हो जाती है इसकी। तो 3 स्टेजेस हैं, फाणित, लेह और घन। हम इस तरह याद रखते हैं कि आप कुछ बुरा काम करते हो ना जीवन में, तो लोग कहते हैं कि भाई फलेगा तुमको, ये कह देते हैं ना, ये फलेगा, इसको इसने बुरा काम कर दिया। या कुछ अच्छा किया तो वो भी फलेगा, मतलब फल मिलेगा उसका। तो फलेघा ऐसा करके याद कर लेते हैं, फा से फाड़ित, ले से लेह और घा से घन, अगर भूल जाओ तो। अगर लॉजिक बना लिया तो रटने की जरूरत ही नहीं है। अवलेह की सेवनीय मात्रा कितनी है बेटा? 4 तोला। अवलेह की सेवनीय मात्रा 4 तोला। अगेन अब सोच के देखो, 4 तोला किसी को खाने को कहोगे तो कितनी ज्यादा मात्रा हो जाएगी, है ना। तो यादव जी ने यहाँ फिर आ गए, कह रहे हैं कि नहीं, 1 तोला जो है इसकी व्यवहारिक मात्रा है। ब्रैकेट में लिख लो चाहे तो, व्यवहारिक मात्रा यादव जी ने बताई 1 तोला। ठीक है, तो हम लोग जनरली यही यूज करते हैं। तो 1 चम्मच हम लोग लगभग 5 ग्राम की मान लेते हैं, छोटी चम्मच जो होती है। तो सुबह शाम एक एक चम्मच ले लिया आपने, तो वो 10 ग्राम हो गया, लगभग 1 तोला के आसपास। ठीक है। तो अवलेह की सेवनीय मात्रा वैसे आपसे पूछी जाए एग्जाम में, आपको आंसर 4 तोला ही लगाना है, याद रखना। अगर यादव जी का रेफरेंस रख के पूछ ले स्पेशली, तो लगाओगे हाँ 1 तोला व्यवहारिक मात्रा या सेवनीय मात्रा। यही चाहो तो लिख लो, आचार्य चरक च्यवनप्राश की मात्रा, कुछ लोग जानते होंगे, बोलो कितनी है? आहार मात्रा जो डिस्टर्ब ना हो। आहार मात्रा में बाधा न उत्पन्न करे। ठीक है बेटा, तो लिख लोगे। तो आचार्य चरक ने च्यवनप्राश की मात्रा बताई है कि वो मात्रा जो आहार की मात्रा में बाधा उत्पन्न ना करे, कि ऐसा ना हो कि च्यवनप्राश ही खा लिया और खाना नहीं खाया जा रहा है फिर, कि अब 3 दिन से च्यवनप्राश ही खा रहे हैं हम, तो खाना वाना बंद कर रखा है घर में सबने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लो यहाँ पे आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आचार्य सुश्रुत ने कहा कि श्वास आदि रोगों में जो अवलेह का प्रयोग कराया जाता है, आप देखोगे अक्सर आयुर्वेद की जो मेडिसिन है ना, तो श्वास आदि रोगों के लिए कई सारे अवलेह बने हुए हैं, जैसे कंठकार्य आदि अवलेह है, अगस्त्य हृत की अवलेह है, बहुत सारे हैं। तो उन अवलेह का प्रयोग कब कराना चाहिए? तो ग्रासांतर, मतलब आप भोजन कर रहे हो तो बीच बीच में टुकड़ों के, कहने का मतलब है। तो ग्रासांतर प्रयोग कराते हैं, जो अवलेह का प्रयोग करा। इस पे सवाल आ चुका है, जरूरी बात है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रक्षेप द्रव्य इसके अंदर। तो गुड़ कह रहे हैं 2 गुना, गुड़ 2 गुना, शर्करा 4 गुना, और जल भी 4 गुना। ठीक है, गुड़ 2 गुना, शर्करा और जल इक्वल 4 4 गुना, याद कर लोगे सीधा। नेक्स्ट आ जाएंगे अवलेह की परीक्षा। कैसे पहचान करोगे कि आपका अवलेह प्रॉपर बना या नहीं बना? तो गुण बताए कुछ, तंतुमत्वम, जले निमज्जनम, स्थिरत्वम, पीड़िते अंगुली मुद्रा, गंध वर्ण रस उद्भव। कहने का मतलब है, पहला पॉइंट जो है तंतुमत्वम, कि आप जैसे चाशनी कहते हैं ना, चाशनी की 2 तार की चाशनी बन गई, 1 तार की चाशनी बन गई, तो वो चीज कहना चाह रहे हैं कि आप उस पर कुछ टच करोगे, उसको ऊपर उठाओगे ना फिर, तो वो तार जैसा खिंच के आएगा। तो होता है तंतुमत्वम। दूसरा है जल में निमज्जन हो जाए, कि आप अवलेह की बूंद को पानी में गिरा के देखोगे तो वो डूब जाएगी, फ्लोट नहीं करेगी ऊपर। ठीक है, स्थिरत्वम, कि वो बूंद जाके जब आप जैसे जमीन पर छोड़ोगे बूंद ना, तो वो एक अपनी जो शेप ले लेती है बूंद। एक तो बूंद होती है पानी फैल जाता है, एक होता है बूंद का एक आकार बन जाता है ना, कि वो बूंद की शेप ले लेगी, मतलब एक, ऐसा नहीं कि फैल जाए वो। नेक्स्ट है पीड़ित मुद्रा उंगली। तो आप उसके ऊपर अगर अपने फिंगरप्रिंट चाहोगे तो आ जाएंगे, मतलब रख के हटा लोगे हाथ अगर, तो आपके फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाएंगे उसके ऊपर। और नेक्स्ट है, जो भी द्रव्य आपने उसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, उनकी गंध आने लगेगी, उनके जैसा कलर आने लगेगा, उनके जैसा टेस्ट आने लगेगा।
तो गंध वर्ण रस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये कुछ पहचान है अवलेह की, इनको ध्यान से देख लेना आप। अगली कल्पना लिखी हुई है अभी, आसव, अरिष्ट या संधान कल्पना। ठीक है, तो जिनमें फर्मेंटेशन हम लोग कराते हैं उन कल्पनाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आसव है, अरिष्ट है। पहला तो बेसिक डिफरेंस समझ लोगे, आसव और अरिष्ट में क्या अंतर होता है और दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। देखो ऐसा है कि आसव के अंदर हम द्रव्यों का क्वाथ नहीं करते, ये डिफरेंस है मेजर। आसव लिखा होगा आगे, मैं लिखना मत, सुन लो मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूँ कि आसव में हम द्रव्यों का क्वाथ नहीं करते, लेकिन अरिष्ट के अंदर हम द्रव्यों का क्वाथ करते हैं, उनको पहले बॉईल करते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो शायद समझ में आ गया होगा। सूरज, कौन सा श्रेष्ठ होगा, आसव या अरिष्ट? नींद आ रही है? सूरज सोना नहीं है भाई। जी अरिष्ट। 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 हम्म। तो अरिष्ट जो है वो ज्यादा गुण वाले होंगे। क्यों गुण वाले होंगे? जब भी अग्नि का संयोग होता है ना, तो एक तो सीधी सी बात है। अग्नि संयोग से। हाँ बेटा, तो अग्नि संयोग से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक तो चीजें कहते हैं लघु हो जाती हैं, डाइजेस्ट होने में आसान हो जाती है। दूसरा, अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो अग्नि संयोग होने के बाद ये बैक्टीरिया वगैरह इस तरह की चीजें जो हार्मफुल, तो वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो अरिष्ट जो होते हैं आसव की अपेक्षा अधिक गुणप्रद होते हैं। दूसरी जरूरी बात, कि वैसे तो आसव के अंदर अग्नि संयोग नहीं कराते, द्रव्यों का क्वाथ नहीं कराते, लेकिन चरक चिकित्सा स्थान में एक योग लिखा हुआ है जहां आसव में भी। कौन सा है? मधवासव। लिख लो मेरे पास। मधवासव। मधवासव। तो मधवासव है मतलब वो आसव है, लेकिन वहां द्रव्यों का क्वाथ किया जाता है। ये अपवाद है, अपवाद हमेशा जरूरी होता है, तो बिल्कुल याद रखोगे। क्लियर? अब चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आसव का प्रथम वर्णन चरक संहिता में, अभी उदाहरण दिया मैंने आपको, मधवासव है जैसे वहां पे, तो आसवों का प्रथम उल्लेख जो है चरक संहिता में आया है। दूसरा कह रहे हैं कि द्रव्यों के संयोग और संस्कार से इनकी संख्या अपरिमित हो सकती है। आप चाहो तो किसी तरीके से बना लो, है ना। आजकल देखते होगे कि कितने अलग अलग टाइप के ये है कि मार्केट में भी पता नहीं क्या क्या ब्रांड या चीजें इस तरह की आने लगी हैं, अल्कोहल की भी देखोगे तो वही कह रहे हैं कि द्रव्यों के संयोग करण से ये इनकी संख्या अपरिमित संख्या हो सकती है। नेक्स्ट, चरक सूत्र 25 जब आप पढ़ोगे ना, जहां से आपको अग्रे दिए मैंने, उसी चैप्टर के अंदर बताया हुआ है कि आसव की 9 योनियां होती हैं और पथ्यतम आसव होते हैं 84। ये क्या चीज है? आसव की 9 योनियां मतलब कि किसी भी पौधे के 9 पार्ट हैं जिनसे आप आसव बना सकते हो। तो ये 9 पार्ट्स के नाम लिखे हैं, फल, सार, मूल, पुष्प। ठीक है, फिर धान्य आसव एक कहने अलग बना, कांड आसव, त्वक आसव, पत्र आसव और शर्करा आसव। ठीक है, तो पौधे से 9 चीजें हैं मतलब अलग अलग, जिनसे आप ये बना सकते हो आसव। तो आसव की योनियां कितनी हो गई? 9। अब इन 9 में आप अगर टाइप देखोगे, कह रहे हैं 26 फलासव हैं, 20 सारासव हैं, इसी तरह मूलासव 11। तो आप सारे जोड़ लोगे ना, तो इनकी संख्या आ जाती है 84। ठीक, तो पथ्यतम आसव कितने हो गए? 84। तो नंबर याद रखना, आसव की योनियां 9 और पथ्यतम आसव 84। फिर भी अगर भूल जाओ, तो हमारी एक और ट्रिक है कि जहां भी आपको ना लेटर दिखाई देगा ना, ना मतलब जैसे योनिया वर्ड आया, मान लो आसव की योनिया, अगर भूल जाओ, तो ऐसी चीजों में ज्यादातर नो आंसर होता है हमारा। ये मैं आपको कई जगह दिखाऊंगा। ठीक है ना, जैसे स्नायु की संख्या कितनी होती है, बताएगा कोई, किसी को याद हो तो? 900। 900। नौ मेरी सौ बात समझ रहे हो? 900। तो तुम्हारे 900। स्नायु में ना आया, तो हमें अगर नहीं भी याद है तो हम तुक्का लगाना है। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं 600 हो गया 900 हो गया, तो ना आया तो मतलब 900। तो ये ट्रिक कई जगह काम करेगी, आगे बात करेंगे इसके बारे में भी, फिलहाल याद रखो। तो आसव की योनिया 9 और पथ्यतम आसव 84। अब इनको आपको याद भी रखना है, नंबर सारे जरूरी है। तो फल आसव बेटा 26 है। ठीक है, आपको चरक सूत्र 1 पढ़ाया था, वहां पे आपको मूलिनी और फलनी द्रव्य पढ़ाए थे। तो बोलो मूलिनी कितने थे, फलनी कितने थे? 16, 19, 16, 19 फल। 16 फल, 16 ठीक है, मूल 19। तो वहां भी फल ज्यादा थे, मूल कम थे, है ना। तो यहाँ भी याद रख लो, सबसे ज्यादा फल ही है यहाँ भी। तो 26 फल है कहने का मतलब। नेक्स्ट है सारासव। सारासव में शुरुआत में 2 बन रहा है, उस तरह देखना चाहो तो 20 है आंसर सारासव का, तो उस तरह याद कर सकते हो, सारासव 20। मूल आसव 11। तो मूल कैसा होता है? सीधा खड़ा होता है मूल, उसी के सारे पेड़ खड़ा होता है, तो ऐसे याद कर लो कि मूल सीधे होता है, मतलब ये 1 1 ऐसा जब पेड़ बनाओगे आप, तो 11 नंबर है। पुष्पासव 10। पुष्पासव 10। तो अक्सर देख लेना, महिलाएं जैसे मंदिरों में जाती हैं तो अब फूल लेना, जैसे
ये है ट्रेडिशन है कि फूल चढ़ाने हैं। तो सबसे छोटा जो नोट होता है 10 रुपए का होता है कि 10 के फूल दे दो, ऐसा मांग लेती है। या फिर वो ट्रकों के पीछे शायरी अगर पढ़ते हो तो वहां लिखा रहता है 10 की फूल, 10 के फूल 10 की माला, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिखा रहता है। तो वैसे भी याद कर सकते हो कि 10 रुपए के फूल है ना। तो याद करना है कुल मिला के। नेक्स्ट है धान्यासव 6। ठीक है, धान्यासव 6। तो मेरे याद करने का तरीका मैं वही बता रहा हूँ जो मैं याद करता हूँ, कि नेपाली नोटों पे लिखा रहता है तुरंत पाइने 6। जैसे हमारे भारतीय नोटों पे लिखा आता है ना, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो वहां पे इस तरह लिखा रहता है तुरंत पाइने 6। तो उनके धन के ऊपर 6 करके मतलब लिखा रहता है, मैं ऐसे याद रखता हूँ, तुरंत पाइने 6, ऐसा। तो 6 धन के ऊपर। कांड आसव और तुअग आसव 4 है। ठीक है। तो मतलब तेरे कांड 4, ऐसा कर लो कि तूने 4 कांड कर रखे हैं, मतलब 4 ऐसा कुछ काम कर रखे हैं बड़े। तो तेरे कांड 4, तुअग आसव कांड आसव 4। पत्र आसव 2, पत्र आसव 2, और शर्करा आसव 1। तो ऐसा याद कर लो, शर्करा जो है हार्मफुल होती है, शक्कर, है ना, तो लोग कम खा रहे हैं आजकल की, भाई डायबिटीज ना हो जाए, तो वो सबसे कम रखे 1। तो फाइनली आपको रटने हैं, आपका तरीका है, मैंने आपको एक बार बता दिया है, याद करना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि मद्य सभी अम्ल द्रव्यों में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो चरक ने कहा कि मद्य जो है जितने भी अम्ल द्रव्य हैं उन सब में श्रेष्ठ है। क्यों? उन्होंने कहा मद्य के अंदर 10 या 14 गुण होता है। चरक ने मद्य के अंदर 10 या 14 गुण बताए। तो यहाँ देख पा रहे हो कि चरक वाग्भट मद्य के 10 गुण बताते हैं, और चरक ने मद्य के 14 गुण भी बताए हैं। ठीक है, इस पे आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा, चिकित्सा स्थान जब पढ़ेंगे मदात्य अध्याय, तो वहां सारे गुण वगैरह डिस्कशन करेंगे, यहाँ नहीं कर रखा हम लोगों ने, वहीं कर रखा है पार्ट। तो याद रखोगे फिलहाल। तो मद्य सभी अम्ल द्रव्यों में श्रेष्ठ है। चरक वाग्भट मद्य के 10 गुण, और चरक ने मद्य के 14 गुण भी बताए। तो इन 14 गुणों की वजह से कहते हैं कि मद्य सभी अम्ल द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। और यही याद रख लोगे, लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। देखो, हरित की, आम्ल की और मद्य, हरित की, आम्ल की और मद्य, इनमें लवण रस के अतिरिक्त पांचों रस होता है। मतलब लवण रस नहीं होता इन तीनों के अंदर, बाकी पांचों रस होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, हरे आम की मद्य, कि हरे आम थे, उनसे हमने शराब बना ली, हरे आम की मद्य। तो हरित की, आम्ल की और मद्य, इसमें लवण रस नहीं है। फिर भी भूल जाओ तो हम ऐसे याद रखते हैं कि देखो, मद्य जो होता है, अल्कोहल जो होता है, तो लोग उसके साथ अक्सर नमकीन वगैरह लेते हैं, अगर देखोगे तो। ठीक है, तो नमकीन इसीलिए लेते हैं कि नमकीन उसके अंदर नहीं होता, है ना, लवण रस नहीं होता मद्य के अंदर। तो ये भी एक तरीका है याद रखने का। आचार्य सुश्रुत ने 8 गुण बताए हैं मध्य के अंदर। तो लिख रहे हैं 10 - अम्ल और लघु। तो चरक वाले 10 में से जो 10 गुण बताए जहां चरक ने, 2 हटा दो, अम्ल और लघु। तो हम याद रखते हैं कि चरक के गुणों को इन्होंने कह दिया कि ऑल गुण हटा दो। ऑल यानी आ से अम्ल और ला से लघु, ऑल यानी सारे, ऐसा करके। तो 10 में से ऑल हटा दो, तो जो 8 बचेंगे वो 8 गुण हैं सुश्रुत के मध्य के अंदर।